बेटा लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट यूनिट का। बहुत इजी चैप्टर है, सिर्फ 2-3 टॉपिक से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, आप जरा समझने की कोशिश करो पहले टॉपिक को क्या है। ठीक है, सबसे पहला ही टॉपिक है एक्सेस डिमांड। अब बेटा वर्ड ही ऐसा है जो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कहीं डिमांड ज्यादा है। जब लिखा ही हुआ है एक्सेस डिमांड तो इसका मतलब है डिमांड कहीं ज्यादा है। कौन सी डिमांड ज्यादा है, अब वही लिखना है। नहीं नहीं ठीक है, अभी रुक जाओ। चलो जी, जरा सामने देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इसको क्या चीज है ये। ठीक है, साथ ही साथ बेटा इसका कर्व भी देख लेते हैं हम। ठीक है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, और सॉरी वाई एक्सेस पे और एक्स एक्सेस पे इनकम। ठीक है, सबसे पहले एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनाएंगे जो एंगल क्रिएट करता है 45 डिग्री का। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व कह लो या इनकम कह लो, कोई भी डिफरेंस नहीं है। फिर बनाएंगे बेटा एग्रीगेट डिमांड कर्व जो इनिशियली एग्रीगेट सप्लाई से कुछ ज्यादा होता है, फिर इंटरसेक्ट करता है और फिर बेटा एग्रीगेट सप्लाई से कम होता है। बेटा जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट को बोलते हैं हम ई, यानी कि इक्विलिब्रियम, जहां पर एडी और एएस एक दूसरे के बराबर होते हैं। बेटा लिखा क्या हुआ है, एक्सेस डिमांड की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, कहता है इट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड is more than the planned aggregate demand required to establish the full employment equilibrium। बेटा ये full employment equilibrium है, कल वाली बात कर रहा हूं। इकोनॉमी में मान लो बेटा 100 लोग हैं, ठीक है, और हर लोग 10 ही यूनिट बना सकते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सप्लाई 1000 यूनिट। ठीक है, और प्रोड्यूसर का अंदाजा है कि मार्केट में 1000 यूनिट की ही डिमांड आने वाली है, यानी कि प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड मस्ट बी इक्वल टू 1000। लेकिन बेटा एग्रीगेट डिमांड कुछ ज्यादा आई, 1000 से ज्यादा आई, या समझ लो 1200 आई। बेटा ये कर्व कैसा बनाते हुए जाएगी, एक्चुअल सॉरी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड ये है बेटा, जिसको मैं एडी से डिनोट कर रहा हूं, और एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड AD1 है। क्या है एक्सेस डिमांड, बेटा जब आपका एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड is more than the planned aggregate demand। ठीक है ना बेटा, ये जो पॉइंट है जहां पर AD और AS ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, AD1 और AS ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा, इसे हम बोलते हैं E1। ठीक है, और बेटा ये जो गैप दिखाई दे रहा है, मान लो बेटा ये पॉइंट का नाम कुछ भी ले लेता हूं A। बेटा AE क्या है यहां पर, A is the inflationary gap। AE is the इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप, अब ये क्या चीज होती है बेटा, एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप में कोई अंतर है नहीं। ठीक है, मैं लिखूंगा, डेफिनेशन भी लिख रहा हूं, आप बताना मेरे को क्या डिफरेंस है। बेटा एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम किसी पॉइंट पे अचीव हो सकता था, सारे लोगों ने इकोनॉमी के काम किया, जितनी यूनिट बना सकते थे सब बनाई। ठीक है ना, प्रोड्यूसर सबको बेचने को भी तैयार है, उसने अंदाजा लगाया कि डिमांड भी उसके बराबर आने वाली, लेकिन डिमांड कुछ ज्यादा आई। तो बेटा जो गैप क्रिएट होने वाला है एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड में और प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड में, इसी गैप को आप एक्सेस डिमांड भी बोलते हो बेटा, इसी को आप इन्फ्लेशनरी गैप भी बोलते हो। ठीक है, इनके कारण बहुत सारे हो सकते हैं बेटा, और एक्सेस डिमांड के इंपैक्ट भी बहुत सारे हो सकते हैं। हमें सारे रीजन भी देखने हैं, सारे इंपैक्ट भी देखने हैं, और हमें यह भी देखना है कि गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ठीक है बेटा, इस टॉपिक के साथ सिमिलैरिटीज इतनी ज्यादा हैं एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के साथ कि अगर हमने एक पढ़ लिया ना तो दूसरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इतनी सिमिलैरिटीज है। रीजन में भी बस अपोजिट अपोजिट लिखना है, इंपैक्ट में भी अपोजिट अपोजिट लिखना है, और बेटा डेफिनेशन में भी अपोजिट लिखना है, और ऐसे ही मेजर्स टू करेक्ट द डेफिशिएंट डिमांड में भी अपोजिट लिखना है। एक टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लो, दूसरा बहुत क्लियर होगा। ठीक है जी, चलो खैर बहुत जल्दी से देखते हैं रीजंस और इंपैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। बेटा वो बोल रहा है
एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड क्या कह रहा है? इट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। इस पॉइंट यही है ना फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट। कल बात करी थी ना, इसकी टॉपिक करा है ना, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, फुल, ओवरफुल, तीनों टॉपिक करे थे ना। ये वही तो पॉइंट है जिस पे इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। ठीक है ना? चलो क्या बढ़ते हैं आगे बेटा, देखते हैं जरा रीजंस भी देखते हैं और इंपैक्ट्स भी देखते हैं। ठीक है, रीजन क्या है एक्सेस डिमांड के और इंपैक्ट क्या है, बहुत आराम से समझने की कोशिश करना, इजी है, एक ही बारी में कनेक्ट होगा। सबसे पहले बेटा बात करते हैं रीजन की। कुछ 7 रीजंस हैं। ठीक है जी। सबसे पहले बेटा इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आप बता सकते हो, आप बताने की कोशिश करो बेटा। मान लो एक इंसान की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या पूरी इकोनॉमी की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 60% है, यानी कि बेटा जितनी इनकम कमाते हैं उसमें से 60% खर्च कर देते हैं। ठीक है, और जोड़ कितनी लेते हैं? 40% जोड़ लेते हैं। कहता है जैसे ही राइज होगा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हमेशा एक्सेस डिमांड होगी। मान लो बेटा अब इकोनॉमी में ट्रेंड चेंज हो गया, अब वो 60 की जगह ना प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 80% है। क्या होगा बेटा? आप खर्चने ज्यादा लगोगे, ऑब्वियस सी बात है, डिमांड ज्यादा करने लगोगे, एक्सेस डिमांड हो जाएगी। ठीक है ना? जितना खर्चोगे उतनी ज्यादा ही तो डिमांड क्रिएट होगी। तो ये एक रीजन हो सकता है बेटा एक्सेस डिमांड का। सेकेंड वन इज रिडक्शन इन द टैक्सेस, रिडक्शन इन टैक्सेस। बेटा मान लो गवर्नमेंट पहले टैक्सेस ज्यादा लेती थी, मान लो टैक्स रेट इज 30%। अगर एक इंसान की इनकम 100 रुपए है तो 30 रुपए वो टैक्स देता था, 70 रुपए उसके हाथ में आते थे और वो खर्च करता था। ठीक है, तो डिमांड कितने रुपए की करता था? 70 रुपए की करता था। ठीक है, अब बेटा इकोनॉमी में गवर्नमेंट ने टैक्सेस 10% कर दिए, मान लो। ठीक है, अब होगा क्या बेटा? टैक्स में गए, अब 100 कमा रहा है बेटा, 10 रुपए गए टैक्स में, उसके हाथ में बच गए 90 रुपए। अब डिमांड कितने की करेगा? 90 की। ऑब्वियस सी बात है, रिजल्टेड इनटू एक्सेस डिमांड। दोनों बात समझ आई? इंक्रीज इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड रिडक्शन इन द टैक्स रेट। दोनों बात समझ में आई? दो बातें और बोल देता हूं। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फोर्थ वन इज डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग, फिफ्थ वन इज इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। इन सबका लॉजिक लगभग लगभग एक जैसा है। बेटा इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट, क्या होता है ये बाबू? आज गवर्नमेंट खर्चे बढ़ा दे अपने, या आज बेटा फर्म्स इन्वेस्टमेंट बढ़ा दे अपनी। बेटा होता क्या है, हम हमेशा मानते हैं ना बेटा, किसी इंसान का खर्चा दूसरे के लिए हमेशा इनकम होती है। ठीक है ना? आज गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर दे या आज कोई फर्म इन्वेस्टमेंट कर दे, बेटा आप तो मशीनरी खरीदोगे, आप तो नई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदोगे, लेकिन सामने वाला का इनकम जरूर रिसीव कर रहा होगा। ठीक है ना? गवर्नमेंट ने खर्चा करा, डैम्स बनवाए, हाईवेज बनवाए, पोर्ट्स बनाए, अंधाधुंध गवर्नमेंट खर्चे कर रही है, तो होगा क्या बेटा? कहीं ना कहीं कोई बैठा हुआ इंसान इनकम जरूर रिसीव कर रहा होगा। जैसे ही वो इनकम रिसीव करेगा, उसके हाथ में ज्यादा मनी दे दोगे आप, बेटा कहीं ना कहीं उसकी डिमांड बहुत बढ़ेगी। बात समझ में आई? और ऐसे ही है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है बेटा? गवर्नमेंट जब एडिशनल करेंसी प्रिंट कराकर खर्चे करती है, यानी कि लगभग लगभग ये वाली बात। बेटा गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा है, इनकम कम है, तो गवर्नमेंट कोप अप करने के लिए क्या करती है? प्रिंटिंग कराती है एडिशनल करेंसी की। नई करेंसी प्रिंट कराई और खर्च दी इकोनॉमी में। बेटा लोगों के हाथ में तो पैसा आएगा आपके खर्चने से, जैसे ही लोगों के हाथ में पैसा आएगा बेटा कहीं ना कहीं उनकी डिमांड बढ़ेगी। तो बेटा ऑन द सेम लाइन ये तीनों हेडिंग है। क्या बात क्लियर है? पांच बात क्लियर है? पक्की बात? देख लो, समझ आ गई? क्या चीज? रिडक्शन इन द टैक्स रेट। बेटा आज टैक्स रेट 30% है मान लो, ठीक है? आप 100 रुपए इनकम कमाते हो, 30 सरकार को टैक्स देते हो, आपके हाथ में 70 रुपए डिस्पोजेबल इनकम आती है खर्चने के लिए। डिमांड कितने की कर सकते हो? 70 की, क्योंकि हाथ में आई 70। गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया,
10% कर दिया। अब 100 रुपए इनकम कमाओगे, टैक्स कितना जाएगा? 10 रुपए। हाथ में पैसे कितने आएंगे? 90। अब डिमांड कितने की करोगे? 90। हुआ नहीं एक्सेस? ठीक है, बात ओके। 6th हेडिंग, फॉल इन इंपोर्ट्स। फॉल इन इंपोर्ट्स। और 7th वन बेटा, राइज इन एक्सपोर्ट्स। बेटा फॉल इन इंपोर्ट्स हुआ क्या बेटा? फॉरेन करेंसी या फॉरेन कंट्री में चीजें महंगी हो गई, तो लोगों ने क्या करा? इंपोर्ट करना कम कर दिया। बेटा जितना कम कर दिया उतना ही प्रेशर इंडियन इकोनॉमी पे पड़ना शुरू हो जाएगा। जो चीजें बाहर से अब फॉरेन से नहीं आएंगी क्योंकि वो महंगी हो गई हैं, इंडिया में लोग ज्यादा डिमांड करेंगे उनकी, क्रिएट कर देगा एक्सेस डिमांड। और द सेम लॉजिक राइजेस इन द एक्सपोर्ट। बेटा मान लो हम सस्ता कोई गुड्स बना रहे हैं, हम कोई सस्ता गुड्स बना रहे हैं, तो बेटा बाहर की दुनिया उसको खरीदना चाहेगी। जैसे ही आपके एक्सपोर्ट बढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी में वो चीजें कम हो जाएंगी, इंडियन इकोनॉमी उन चीजों की डिमांड कुछ बढ़ा देगी। बात समझ में आई? सारे रीजंस ओके, ठीक है। अब इंपैक्ट, बेटा मेरे से उम्मीद मत करना, मैं हूं देखो समझाने वाला बंदा, मैंने आपको सारे टॉपिक समझाए। इंपैक्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैं लिख तो दूंगा बेटा 3 बातें, आप बता देना इंपैक्ट है क्या, उन चीजों पे इंपैक्ट पड़ेगा क्या एक्सेस डिमांड का, ठीक है बेटा। टॉपिक है इंपैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड, और मैं बता देता हूं किन चीजों पे इफेक्ट आ सकता है। इफेक्ट ऑन आउटपुट आ सकता है, इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट आ सकता है, और इफेक्ट ऑन प्राइस आ सकता है। इफेक्ट ऑन प्राइस आ सकता है। एक्सेस डिमांड है, प्राइस बढ़ेगा या गिरेगा या कुछ भी नहीं होगा? पक्का बढ़ेगा, ठीक है ना बेटा। सप्लाई नहीं है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है इकोनॉमी में, हमेशा ही बात है बेटा, प्राइस तो पक्का बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन पे क्या इंपैक्ट आएगा? बढ़ेगी बढ़ेगी, पागल हो तुम, ना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी ना आउटपुट बढ़ सकता। बेटा आपने पढ़ा ही नहीं ढंग से, बड़ा क्लैरिटी के साथ लिखा गया था इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे है जब प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है। फुल एम्प्लॉयमेंट समझते हो? 100 लोग हैं, 100 लोगों को काम मिला हुआ है, क्या कोई दूसरा बंदा है जिसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए? क्या 100 से ज्यादा लोग हैं? 100 ही लोग हैं, सबको काम मिला हुआ है। इकोनॉमी इज एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो बेटा एम्प्लॉयमेंट बढ़ नहीं सकती, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ सकती इसलिए आउटपुट भी नहीं बढ़ सकता। समझ आई बात ओके, ठीक है। अब बेटा एक ही टॉपिक रहता है एक्सेस डिमांड में, ठीक है, मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। अभी नहीं, पहले डेफिशिएंट डिमांड बहुत जल्दी से, फिर बेटा मेजर्स, ठीक है। 5 मिनट का टॉपिक है डेफिशिएंट डिमांड। लो जी, बहुत जल्दी से लिखूंगा बेटा और आप बहुत जल्दी से क्लियर करना मेरे को कि सब ओके है। डेफिशिएंट डिमांड, ये तो वर्ड से समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं कोई डिमांड कम है। अब है कौन सी डिमांड कम देखते हैं। इट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट ऑफ planned aggregate demand at full employment equilibrium। लो जी, कर्व बनाता हूं मैं इसका, जरा सामने देखना पहले, फिर क्लियर करता हूं बेटा। एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस बनाया, एक्स एक्सिस पे इनकम, वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई कर्व। बेटा एग्रीगेट सप्लाई कर्व 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करता हुआ, या तो बोल लो एस या बोल लो वाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्रीगेट डिमांड इनिशियली ज्यादा, कहीं इंटरसेक्ट जरूर करेगी और बेटा बाद में कम हो जाएगी, ठीक है। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट, बोलो ई, इक्विलिब्रियम पॉइंट है बेटा, ठीक है ना। लेकिन वो क्या बोल रहा है बेटा, सप्लायर इज विलिंग टू सप्लाई 1000 यूनिट। सप्लायर ने सोचा मैं तो 1000 यूनिट सप्लाई कर सकता हूं, इकोनॉमी में 100 लोग हैं, सब 10-10 यूनिट बनाएंगे, और उसको एक्सपेक्टेड है कि डिमांड भी 1000 यूनिट की आएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। एक्चुअलिटी में डिमांड कुछ कम आई, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड मान लो 800 आई,
ठीक है, तो ये कर्व कैसे बनाएगी? प्लैंड एग्रीगेट डिमांड के नीचे ही बनाएगी। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं AD1। जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इन्होंने इंटरसेक्ट किया उनको बोल सकता हूं E1। ठीक है, और बेटा ये जो गैप क्रिएट हुआ इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं A, और यहां पर बेटा EA क्या है बेटा? डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप। अब मेरे से कोई पूछे डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है? लो जी, बहुत सिंपल बात, इट इज द गैप एट विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड falls short of planned aggregate demand required to establish full employment equilibrium। यानी कि बेटा डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप में भी कोई अंतर नहीं है। बात समझ में आई ना बेटा? जब एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड कम रह जाएगी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड से, जितना कम रह जाएगी बेटा वही डिफ्लेशनरी गैप है, वही डेफिशिएंट डिमांड भी है। ठीक है, इसके कारण क्या है, इसके रीजंस क्या है और इसके इंपैक्ट क्या है वो भी देख लो बेटा। रीजंस मैंने अभी 7 लिखे थे। ठीक है, इसके रीजन 6 हैं। ठीक है, इसके रीजन 6 हैं, लेकिन बेटा 6 के 6 का अपोजिट कर देना, 6 के 6 का अपोजिट कर देना। ठीक है, अभी हम एक ही स्लाइड में रीजन और इंपैक्ट सब देख रहे हैं। ठीक है जी, चलो सबसे पहले बात करो रीजंस की। बेटा वहां पर पहले लिखा था मैंने इंक्रीज इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो यहां क्या लिख देता हूं? डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फिर वही बात बेटा, मान लो इकोनॉमी में 60% एडिशनल इनकम का आप खर्च करते थे। ठीक है, यानी कि बेटा 100 रुपए कमाते थे तो 60 रुपए खर्च कर देते थे। अब इकोनॉमी में ट्रेंड आ गया बेटा 50% का, 100 कमाते हो 50 ही खर्चते हो, कहीं ना कहीं बेटा आपकी डिमांड गिर जाएगी। ठीक है, सेकेंड वन वहां पर लिखा था रिडक्शन इन द टैक्स रेट, यहां बोल देता हूं बेटा इंक्रीज इन टैक्सेस। ठीक है जी बेटा, पहले गवर्नमेंट 30% टैक्स लेती थी, आप 100 रुपए कमाते थे, 30 रुपए सरकार को देते थे, 70 रुपए आपके हाथ में आते थे, डिस्पोजेबल इनकम ये खर्च करते थे। आज गवर्नमेंट ने टैक्सेस 40% कर दिए। अब बेटा सरकार आपसे 40 रुपए ले जाती है, 100 में से 60% ही आपको मिलता है खाने के लिए, कहीं ना कहीं बेटा आपकी डिमांड गिर जाएगी। ठीक है, थर्ड वन वहां लिखा था इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बेटा यहां बोल देता हूं डिक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। बेटा अगर सरकार अपने खर्चे गिरा लेगी तो ऑब्वियस ही बात है लोगों की इनकम गिर जाएगी, क्योंकि सरकार खर्चे करती है तब लोगों को इनकम मिलती है। लोगों की इनकम गिर जाएगी, ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, डिक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट, डिक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट, अगेन बात वही है बेटा, फर्म या गवर्नमेंट अगर अपनी इन्वेस्टमेंट कम कर देगी तो लोगों को इनकम नहीं मिलेगी। फर्म के लिए जो चीज इन्वेस्टमेंट है वो किसी के लिए इनकम जरूर होगा। आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, आपके लिए इन्वेस्टमेंट, लेकिन आपने उसके लिए किसी को पेमेंट करी है, उसकी इनकम जरूर है। बेटा अगर आप इन्वेस्टमेंट कम करोगे तो लोगों को इनकम कम मिलेगी, जितनी कम मिलेगी उतना ही क्या होगा, डिमांड गिर जाएगी। ठीक है, फिफ्थ वन बेटा वहां लिखा था फॉल इन इंपोर्ट, यहां लिख दो बेटा राइज इन इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे अगर आप सारी कॉमोडिटी फॉरेन से खरीद लोगे, तो ऑब्वियसली बात है बेटा यहां डिमांड कम करोगे। ठीक है ना, ऐसे ही बेटा डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स ऑन द सेम लॉजिक। ठीक है जी, ये बातें क्लियर हुई बेटा। मेरे को इंपैक्ट आपसे जानना है, मैंने पहले भी नहीं बताया था, मैं अब भी नहीं बनाने वाला हूं। ठीक है ना, यहां डेफिसिट फाइनेंसिंग की कोई बात मत लिखना, बाकी सारे इंपैक्ट अपोजिट करके लिखने हैं। ठीक है, मेरे को बेटा आपसे एक चीज जाननी है, इंपैक्ट, और मैं पहले ही बता चुका हूं 3 चीजों पर इफेक्ट या इंपैक्ट आ सकते हैं। इफेक्ट ऑन आउटपुट, इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट और बेटा इफेक्ट ऑन प्राइसेस। सबसे पहले प्राइस की बात कर लो, क्या होगा प्राइस का? पक्का डिक्रीज होंगे प्राइसेस। ठीक है ना,
सप्लाई ज्यादा इकोनॉमी में, डिमांड कम है, प्राइसेस हमेशा फॉल होंगे। एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा? डिक्रीज। डिक्रीज यार पक्का। क्योंकि आप एक बात समझो, आज आपने 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दी, क्योंकि आपको पहले दिन नहीं पता है, आपने 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दी, 10 यूनिट उनसे बनवा ली, 1000 यूनिट बन गई। एक्चुअल में डिमांड आई 800 यूनिट की, आपने 800 बेच दी, 200 बची रहेगी आपके पास। अगले साल 800 ही बनाओगे आप, या 900 बना लोगे, 200 पहले भी पड़ी हैं, यानी बनानी कितनी है? सिर्फ 700। 7 क्या होगा बेटा? सिर्फ 70 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, 30 अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। कहीं ना कहीं बेटा एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, एज वेल एज आउटपुट। 700 यूनिट ही बना रहे हो, अब 1000 नहीं बना रहे हो। समझ आई बात? अब बेटा मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड, बिल्कुल लास्ट टॉपिक, बिल्कुल फाइनल टॉपिक, कुछ 5 मिनट का टॉपिक है, लो ये भी निपटाओ बेटा। मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड अगर ये पढ़ लिए तो बेटा मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड बिल्कुल अपोजिट कर दूंगा सेम स्लाइड में, मैं ही कर दूंगा अपोजिट, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है जी? मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड, बेटा ये बहुत आराम से पढ़ना, और बता देता हूं इसमें मनी एंड बैंकिंग चैप्टर का भी आधा पोर्शन कवर हो जाएगा। रिजर्व बैंक के फंक्शन क्लियर हो जाएंगे आपको यहां से। ठीक है? लो जी, फिस्कल मेजर्स बाय गवर्नमेंट, मॉनेटरी मेजर्स बाय सेंट्रल बैंक या बाय आरबीआई। गवर्नमेंट क्या कर सकती है एक्सेस डिमांड को कम करने के लिए? बेटा अभी हमने रीजंस पढ़े हैं, ठीक है? जो रीजंस पढ़े हैं ना एक्सेस डिमांड के, उनका अपोजिट कर दो। डिक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और बेटा एक और काम कर दो यहां पर, इंक्रीजेस इन द टैक्सेस। बेटा आपने रीजंस पढ़े हैं ना, क्या रीजंस थे एक्सेस डिमांड के? इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट खर्चे ज्यादा करती थी, लोगों के हाथ में इनकम ज्यादा आती थी। बेटा एक्सेस डिमांड क्रिएट कर रहे हो आप क्या करो? अपने खर्चों को रोक लगा दो, खर्चे कम कर दोगे, लोगों के हाथ में इनकम कम पहुंचेगी, बेटा एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो सकती है। रिडक्शन इन द टैक्स रेट, आप टैक्स रेट कम करते हो, लोगों के लिए डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है, वो खर्चते ज्यादा, डिमांड ज्यादा करते हैं, आप टैक्सेस बढ़ा दो। ये तो गवर्नमेंट कर सकती है, जो गवर्नमेंट की बात है। बेटा आरबीआई भी बहुत कुछ करेगा, ठीक है? ये क्या कर सकता है? क्वांटिटेटिव मेजर्स भी ले सकता है और क्वालिटेटिव भी ले सकता है। बेटा यही बात मनी एंड बैंकिंग में पढ़ने वाले हो आरबीआई के फंक्शन में। ठीक है? लो बात कर देता हूं, यहां पर भी 3 बातें, यहां पर भी 3 बातें। इंक्रीज इन द बैंक रेट, इंक्रीज इन द बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, यहां पर लिखो सेल ऑफ सिक्योरिटीज। थर्ड वन, इंक्रीज इन एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशियो। क्वालिटेटिव भी 3 है, इंक्रीज इन द मार्जिन रिक्वायरमेंट, इंक्रीज इन द मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन एंड क्रेडिट राशनिंग, क्रेडिट राशनिंग। लो जी सबकी बात करूंगा, मेरे को तो इस पॉइंट को टच करना है बेटा, यहां पर बताने का मतलब होगा सेंट्रल बैंक के फंक्शन खत्म कर देना, लगभग। ठीक है जी? इसलिए यहां पर बहुत आराम से समझ लो ताकि वहां दिक्कत ना आए। ठीक है जी? बेटा कुछ मेजर आप क्वांटिटेटिव भी ले सकते हो, कुछ क्वालिटेटिव है डिमांड को कम करने के लिए। अच्छा एक बात बताऊं, वैसे डिमांड ज्यादा होने की वजह पता है क्या है? घूम फिर के इकोनॉमी में ज्यादा पैसा होना। इन्फ्लेशन क्या होता है? जब लोगों के हाथ में इकोनॉमी में ज्यादा पैसा आता है तभी हमेशा इन्फ्लेशन आता है। आपके हाथ में पैसा होगा, आप लेविशली स्पेंड करने की कोशिश करोगे, जो रीजन बनेगा हमेशा इन्फ्लेशन का। ठीक है? इकोनॉमी से पैसा निकालना है, बस कुछ भी करो, हमेशा एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो सकती है। बेटा ये सारे मेजर पैसा निकालने के लिए ही है। करते हैं बात इंक्रीज इन द बैंक रेट। बेटा बैंक रेट भी एक चीज होती है, रेपो रेट भी एक चीज होती है, मैं दोनों की बात यहीं कर दूंगा। पहले बैंक रेट की बात करते हैं। बैंक रेट होता क्या है? बेटा बैंक रेट वो रेट होता है जिसपे आरबीआई लोन देता है कॉमर्शियल बैंक को। ठीक है?
मान लो और कमर्शियल बैंक आगे फर्दर लोन देता है बेटा क्लाइंट्स को अपने, ठीक है। मान लो पहले ये रेट 9% था, ठीक है, और बेटा कमर्शियल बैंक 12% पे देता था क्लाइंट को। आरबीआई ने लोन दिया 9% पे कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक ने अपने क्लाइंट को दिया 12% पे, 3% तो वो भी कमाएगा, ठीक है बेटा। अगर इकोनॉमी में ज्यादा पैसा हो चुका है या एक्सेस डिमांड हो चुकी है तो बेटा कंट्रोल कैसे करोगे? बैंक रेट और बढ़ा दो। आरबीआई क्या करे, इसको उठाकर 12% कर दे। जब कमर्शियल बैंक को 12% पे मिलेगा वो कस्टमर को 12 पे तो नहीं देगा ना, कुछ ज्यादा पे ही देगा। मान लो उसने 14% पे दिया, बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया ऑटोमेटिकली। शायद क्लाइंट 12 से 14 देखकर, 12% इंटरेस्ट पे पहले लोन देते थे, अब 14 देखकर कुछ रुक जाएंगे। इकोनॉमी में पैसा नहीं पहुंचेगा बेटा, कहीं ना कहीं डिमांड कंट्रोल की जा सकती है, एक्सेस डिमांड कंट्रोल की जा सकती है। समझ आई बात बेटा? इसी के साथ साथ मैं एक और मेजर यहां पर बोल सकता हूं, इंक्रीज इन द रेपो रेट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बैंक रेट एंड द रेपो रेट? बेटा एक ही डिफरेंस है। बैंक रेट होता है आपकी लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए। आरबीआई अगर लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस करता है कमर्शियल बैंक को तो हम बोलते हैं बैंक रेट के अकॉर्डिंग करता है, और शॉर्ट टर्म के लिए करता है उसे बोलते हैं रेपो रेट। अंतर कोई नहीं है, ये दोनों वही रेट है जिसपे आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक को। क्लियर हो इस बात को लेकर? पक्का? चलो जी आगे बढ़ो बेटा। सेल ऑफ सिक्योरिटीज इज ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। सेल ऑफ सिक्योरिटीज ये क्या मतलब है बेटा? कभी टी बिल्स का नाम सुना है? बिजनेस स्टडीज, फाइनेंशियल मार्केट, टी बिल सुना है ना? आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी सेल करता है, याद आई बात बेटा? आरबीआई ने बैंक्स को कहा मैं टी बिल्स बेच रहा हूं, आरबीआई बेच रहा है, सेल ऑफ सिक्योरिटी। बैंक क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं। बेटा आरबीआई ने सिक्योरिटीज बेच दी, कमर्शियल बैंक्स ने खरीद ली। खरीदने से क्या होगा बेटा? यहां से पैसा निकलकर आरबीआई के पास, इकोनॉमी से पैसा फिर आउट, और बेटा हो जाएगी एक्सेस डिमांड कंट्रोल। पैसा ही तो निकालना है इकोनॉमी से बाहर, निकल जाएगा पैसा। आरबीआई सिक्योरिटी बेचना शुरू कर दे सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसको हम ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं, बेटा इकोनॉमी से पैसा बहुत आराम से निकाला जा सकता है, ठीक है। थर्ड वन इज इंक्रीज इन एलआरआर। बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा लेकिन थोड़ी बहुत बात टच करूंगा। एलआरआर बेटा समीशन होता है, दो चीजों का सम होता है, सीआरआर एज वेल एज एसएलआर, कैश रिजर्व रेशो एज वेल एज स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। कुछ करते हैं बात बेटा। बैंक के पास जितने डिपॉजिट्स आते हैं बैंक सारा लोन नहीं दे सकते, उन्हें कुछ ना कुछ पैसा सीआरआर और एसएलआर की फॉर्म में रखना होता है। सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो। बताता हूं, आज बेटा मान लो मेरे पास 10 लाख के डिपॉजिट आए, पिछले 15 दिन में 10 लाख के डिपॉजिट आए, क्या मैं 10 लाख का लोन दे सकता हूं? नहीं बेटा। सीआरआर और एसएलआर छोड़कर लोन दे सकते हो। मान लो इकोनॉमी में सीआरआर 7% है और एसएलआर 13% है, तो बेटा 20% छोड़ दो, 80% लोन दे सकते हो। अब ये 20% का क्या होगा समझो बेटा। 10 लाख में से 80% लोन दे सकता हूं, 8 लाख का लोन दे सकता हूं, ये 2 लाख कहां रहेंगे बेटा? सीआरआर का पैसा हमेशा आरबीआई के पास रहता है। सीआरआर का पैसा हमेशा आपको आरबीआई के पास कैप्ट करना होता है, ठीक है। यानी कि मेरे एग्जांपल में वो 7% है, यानी कि 10 लाख का 7%, 70,000 रुपए तो आपको आरबीआई के पास रखने हैं, आरबीआई के अकाउंट में। कभी सुना है आरबीआई के बारे में? आरबीआई इज द बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक है, हर बैंक का अकाउंट है वहां पर, हर बैंक का, ठीक है। हर बैंक अपने पास रखता है एसएलआर। बेटा वैसे बता देता हूं आपकी नॉलेज के लिए, जो बैंक के बाहर एटीएम होते हैं ना, उसमें जो पैसा पड़ा होता है वो एसएलआर का ही पार्ट होता है, ठीक है जी। जो 1,30,000 रुपए मेरे एग्जांपल में बैठेंगे वो चाहे आपके एटीएम में हो सकते हैं या आप अपने पास रख सकते हो। इन लिक्विड एसेट्स, नाम है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। देखो एक बात सुनो, अब आराम से समझना, मेरे एग्जांपल पर वापस आना। 10 लाख में से हमने 8 लाख का लोन कर पा रहे हैं ना, एक्सेस डिमांड क्रिएट हो रही है, फिर भी बेटा बैंक क्या करे, आरबीआई क्या करे? एलआरआर की रिक्वायरमेंट बढ़ा दो, 30% कर दो इसको उठाकर। इससे क्या होगा? 30% पैसा इकोनॉमी में नहीं पहुंचेगा। 10 लाख रुपए आएंगे तो लोन आप सिर्फ 70% का कर पाओगे, सिर्फ 70 लाख का। इकोनॉमी में पैसा पहुंचना कम हो जाएगा, इसी वजह से एक्सेस डिमांड रुक सकती है। बात समझ आई? तीनों बातें क्लियर हैं ये?
पक्का? चलो आगे बढ़ो बेटा। क्वालिटेटिव मेजर्स, सबसे पहले है बेटा इंक्रीज इन द मार्जिन रिक्वायरमेंट। लो मार्जिन की बात बता बेटा, आपके पास 10 करोड़ की एसेट्स है, आप बैंक में लोन लेने गए, बैंक ये 10 करोड़ की एसेट है, 10 करोड़ की एसेट गिरवी रख ले और मुझे 10 करोड़ का लोन दे देगा? लोन दे देगा बैंक? नहीं। पता है आपको मार्जिन रहता है कुछ? नहीं पता बेटा। अगर आज कह दो मैं, चलो मान लो अगर 10 करोड़ का लोन कर दे और कल को प्रॉपर्टी के भाव गिर जाएं तो आप लोन दोगे नहीं, बैंक प्रॉपर्टी बेचेगा, नुकसान हो जाएगा। बेटा बैंक हमेशा मार्जिन लेकर चलता है, और बता देता हूं जनरली ये 25% है आज की तारीख में भी, ठीक है ना? 25% मार्जिन है, तो आपको क्या होगा बेटा, 25% का तो लोन नहीं मिलेगा, 10 करोड़ में से ज्यादा लोन मिलेगा 7.5 करोड़, 25% काट कर। अब होगा क्या बेटा, कल को प्रॉपर्टी के दाम थोड़े बहुत फ्लक्चुएट भी होते हैं तो बैंक सेफ है। मान लो ये प्रॉपर्टी 8 करोड़ की रह जाती है, तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपने लोन सिर्फ 7.5 करोड़ का दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बचे रहोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। समझ आई बात? बेटा एक्सेस डिमांड के केस में क्या करो, मार्जिन बढ़ा दो। क्या करो, ये 25% है, इसे उठाकर 40% कर दो। अब देखो क्या होगा, 10 करोड़ का बंदा ऐसे ट्रक कर जाएगा, आप लोन दोगे 6 करोड़, बंदा कहेगा छोड़ रहे हैं, मुझे चाहिए ही नहीं, 10 करोड़ की मैं ऐसे ट्रक हूं, मुझे 6 करोड़ का लोन दे रहा, मुझे चाहिए ही नहीं ना। वो लोन लेगा बेटा, लोन डिस्करेज हो जाएंगे और कहीं ना कहीं इकोनॉमी में पैसा नहीं पहुंच पाएगा, जिससे कंट्रोल हो सकती है एक्सेस डिमांड। समझ आई बात? बेटा मोरल सुएशन और क्रेडिट राशनिंग, अब इन दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करना। मोरल सुएशन वर्सेस क्रेडिट राशनिंग। बाबू मोरल सुएशन क्या होता है? इट इज अ रिक्वेस्ट, ये एक रिक्वेस्ट है, और क्रेडिट राशनिंग आप बोल सकते हो एक ऑर्डर है। बेटा कई बार आरबीआई आपको रिक्वेस्ट करता है कि लोन डिस्करेज करो, मत दो इकोनॉमी में लोन, या किसी पर्टिकुलर सेक्टर को मत दो, क्योंकि इन सेक्टर को देने से क्या होता है बेटा, एक लोन मरता ही मरता है और इकोनॉमी में पैसा भी पहुंचता है। बेटा वैसे बता देता हूं आपको, 2-3 बंदे बड़े नेगेटिव प्रोफाइल माने जाते हैं लोन के लिए, जस्ट लाइक पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियंस को कम लोन होते हैं, नेगेटिव प्रोफाइल है, ना तो रिकवरी हो पाती, इकोनॉमी में बेफालतू में पैसा भी पहुंचता है। तो बेटा बाय रिक्वेस्ट भी बोला जा सकता है, बाय ऑर्डर भी बोला जा सकता है। क्रेडिट राशनिंग मतलब कुछ सिलेक्टिव इंडस्ट्री आरबीआई ने आइडेंटिफाई करी कि इनको लोन करो ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, अगर कोई नया कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहा है उनको ज्यादा से ज्यादा लोन करो, ठीक है ना? या बेटा देखो लोन करो, तो मैं बोल रहा हूं डेफिशिएंट डिमांड के एंगल से, एक्सेस डिमांड के क्या होगा, इस पर्टिकुलर सेक्टर को लोन ही नहीं करना, जैसे कि बोल सकते हो बाय ऑर्डर एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन मत करो, यहां पर लोन बहुत खराब होता है। किसान क्रेडिट कार्ड आप इशू कर देते हो, क्रेडिट कार्ड की इतनी लिमिट बना देते हो, उसके बाद लोन की रिकवरी पॉसिबल नहीं होती। बेटा ये है बाय रिक्वेस्ट बाय ऑर्डर। लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं बेटा, अगर आरबीआई रिक्वेस्ट भी करता होगा, क्या बैंक नहीं मानते होंगे? पता है आपको? नहीं मानते होंगे। मानते हैं, पता है क्यों? लो मैं बताता हूं, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मैंने पिछली बार भी समझा था, अभी बता रहा हूं। देखो मान लो मेरा आज बैंक खुला, पहला दिन है बैंक का, क्षितिज आया, सेविंग अकाउंट खुलवाया और 10 लाख रुपए जमा करा दिए, ठीक है, मेरे पास 10 लाख आ गए। पहले ही दिन कोई कस्टमर आया लोन लेने, मिस्टर ए कहता है 10 लाख का लोन, मैंने 10 लाख का लोन दे दिया, ठीक है। दूसरा दिन है, क्षितिज आया, लाओ जी मेरे सेविंग बैंक में 10 लाख रुपए थे, लाओ मैं विड्रॉ कर रहा हूं, है मेरे पास, मैंने तो लोन दे दिया था, है मेरे पास, पक्का पता है ना? नहीं है। और ये निकलवा नहीं सकता, निकलवा सकता है, सेविंग बैंक है, जब मर्जी जब मन करे इसका तब निकलवा सकता है, ठीक है। इसने कहा मुझे मेरे पैसे निकलवाने और मैंने लोन कर दिया। बेटा अब ये पैसे मेरे को 10 लाख कौन देगा? ये मुझे आरबीआई दे देता है। क्यों बेटा? ही इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कोई भी चारा नहीं होगा तो वो तो चारा है ही मेरे पास। बेटा मुझे हमेशा ही आरबीआई की जरूरत है, इसलिए मुझे हमेशा ही आरबीआई की रिक्वेस्ट माननी भी है। अगर वो रिक्वेस्ट भी कर रहा है तब भी मानूंगा, ऑर्डर दे रहा है तो मानना ही मानना है। समझ आई बात ओके? तो बेटा ये सब करके आप एक्सेस डिमांड को कंट्रोल कर सकते हो। अगर यही आ जाए बेटा मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड, अब ये भी देख लो बेटा, 1 मिनट लगाता हूं, मैं क्या करूंगा, आपको क्या करना है? इंक्रीज, हां जी, डिक्रीज कर दे, इसको
डिक्रीज कर दो परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, डिक्रीज, यहां पर डिक्रीज मार्जिन, मोरल सुएशन, वर्ड मोरल सुएशन ही रहेगा। रिक्वेस्ट कर रहा है आरबीआई की लोन दो, और क्रेडिट राशनिंग की जगह लिख सकते हो विड्रॉल ऑफ क्रेडिट राशनिंग, विड्रॉ ऑफ क्रेडिट राशनिंग, खत्म। मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड बन गए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल देखते हैं बाकी। तो